हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, टेस्ट पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि मॉक टेस्ट चल रहा है और बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज़ में लेकर आए हैं। और इस अगले पार्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, आज की जो मोटिवेशन लाइन है ये देख लेते हैं। ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। तो हर एक इंसान का अपना अपना एक क्वालिटी होता है। आप ये होता है कि आप उनके फ़ैन हो सकते हैं, आप उनके बताए गए मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि उनसे अपना कंपैरिजन करें। तो इस चीज़ को सभी लोग ध्यान देंगे कि कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने बनाए हुए जो भी आपके मार्ग हैं, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि जो भी आप अपना रास्ता चुनते हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए। उस पर किसी भी तरह की बुराइयां नहीं होनी चाहिए। जो भी करें अच्छाइयाँ की तरफ करें, और उससे जो भी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी उससे आपको अलग ही लेवल पे ले जाने का कार्य करेगा। तो दोस्तों, इस लाइन से यही सीख मिलती है कि अपने क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने अंदर के गुण को पहचाननी चाहिए। और हर एक इंसान का अपना अपना एक क्वालिटी होता है। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैजा, बी पेचिस, सी मम्स या डी हाइड्रोफोबिया। तो कुत्ते के काटने से ये रोग हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलता है। इसमें मस्तिष्क शोथ, मेनिंजाइटिस, सिर दर्द, गले की खराबी, 3 से 4 दिन तक हल्का बुखार रहता है जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया की जगह रेबीज भी रहे तो आप लोग रेबीज पे टिक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सॉर्स क्या है? ऑप्शन ए संचार प्रणाली, बी विषाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि SARS सार्स का फुल फॉर्म भी पूछेगा तो आप इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अथवा सार्स बोलते हैं, ये टिक कर दीजिएगा। और हिंदी में अति तीव्र श्वसन परिलक्षण, सार्स कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वसन से संबंधित रोग है। प्रश्न नंबर तीसरा है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी विषाणु या डी शैवाल। तो खसरा रोग विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, आलू में मोज़ैक रोग का कारक तत्व है। ऑप्शन ए फफूंदी, बी लाइकेन, सी जीवाणु या डी विषाणु। तो जो आलू में मोज़ैक रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु या डी ये सभी। तो जैसे कि गाय हुए, भैंस हुए, इन सब में फूट एंड माउथ रोग होता है और उसका जो रीज़न है वो है विषाणु। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए क्यूटिन, बी काइटिन, सी सुवेरिन या डी सेल्यूलोज। तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लाइकेन से, बी समुद्री शैवालों से, सी जलीय शैवालों से या डी शैवालों से।
तो केल्प प्राप्त कहाँ से किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से। प्रश्न नंबर 8 है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए मांस, बी लाइकेन, सी शैवाल या डी जीवाणु। तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब वो कौन सा शैवाल है इसके बारे में देख लीजिए। ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक हरी नीली शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरती है। तो ये चीज़ नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। और यह सागर को लाल रंग प्रदान करती है, इसी कारण से सागर को लाल सागर या रेड सी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शैवाल, बी जीवाणु, सी मांस या डी कवक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए शैवाल। प्रश्न नंबर 10 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन ए एग्रेस्टोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फिनोलॉजी या डी पोमोलॉजी। तो लगभग ऑप्शन के हिसाब से मैंने प्रीवियस जो मॉक टेस्ट करवाया गया था उसमें बता दिया था, और इसमें जो राइट आंसर निकलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। लेकिन यदि आपको कवकों की जगह शैवाल का अध्ययन पूछेगा तो आप फाइकोलॉजी आंसर करेंगे। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में। प्रश्न नंबर 11 है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, बी लिपिड्स, सी प्रोटीन या डी सेल्यूलोज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 12 है, सभी कवक सदैव होते हैं? ऑप्शन ए मृतोपजीवी, बी परजीवी, सी विविधपोषी या डी स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विविधपोषी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन ए जूफिलस, बी कोर्टिकोलस, सी कोप्रोफिलस या डी सक्सिकोलस। तो वृक्षों की छालों पे जो कवक निकलते हैं, उग जाते हैं, उसे कोर्टिकोलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन ए सक्सिकोलस, बी जूफिलस, सी टेरिकोलस या डी कोप्रोफिलस। तो जो गोबर पे कवक उगेंगे उन्हें हम लोग ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस बोलते हैं। थोड़ा सा नाम इसका डिफरेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोप्रोफिलस है। और जो वृक्षों के छालों पे निकलेंगे उन्हें कोर्टिकोलस कहेंगे। ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइट्स या डी टेरिडोफाइट्स। तो क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर ए कवक में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 16 है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमेलिया, बी सेक्सटिलिस, सी सेक्सिकोल्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्सिकोल्स। प्रश्न नंबर 17 है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रोसेल, बी इंडोकार्पन, सी परमेलिया या डी ये सभी। तो सब्जी के रूप में इस लाइकेन को खाया जाता है जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोकार्प या इंडोकार्पन। प्रश्न नंबर 18 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए रोसेल, बी लेकोनेरा, सी इंडोकार्पन या डी परमेलिया। तो जो मिर्गी की औषधि
जिस लाइकेन से प्राप्त की जाती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। इंडोकार्पन को जापान में खाया जाता है सब्जी के रूप में। परमेलिया लाइकेन से औषधि का इस्तेमाल होता है मिर्गी रोग में। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से लर्न रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी टेरिडोफाइट्स या बी ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेरिडोफाइट्स। प्रश्न नंबर 20 है, एजोला है एक। ऑप्शन ए जलीय फर्न, बी कवक, सी शैवाल या डी लाइकेन। तो एजोला एक जलीय फर्न है, राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यूरिया ए, ऑप्शन नंबर बी एजोला, सी खोई या डी क्लस्ट्रीडियम। तो जैव उर्वरक के रूप में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजोला को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए एजोला के बारे में थोड़ा जानते हैं। एजोला तेजी से बढ़ने वाली एक प्रकार की जलीय फर्न है जो पानी की सतह पर छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छ की तरह तैरती रहती है। भारत में मुख्य रूप से एजोला की जाति एजोला पिन्नाटा पाई जाती है। एजोला पिन्नाटा ये जाति है। यह गर्मी सहन करने वाली किस्म है और इसे हम लोग जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी मनुष्य में या डी हाथियों में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स या डी ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म। इस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? ऑप्शन ए वन के विकास का, बी सिलिसफाइड पादपों का, सी कवकों के संवर्धन या डी शैवालों के संवर्धन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन के विकास का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 kg, बी 3.5 kg, सी 4.0 kg या डी 4.5 kg। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.5 kg या कहीं कहीं पे 1200 ग्राम 1300 ग्राम भी लिखा रहता है, तो आप लोग 1200 ग्राम पे भी टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 kg, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 15 मिनट के अंदर बेस्ट रिवीजन है आपका। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।